स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट द जुडिशरी यानी कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका। आज हम पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था के बारे में। भारत में जुडिशरी यानी कि न्याय व्यवस्था कैसी है, न्यायपालिका कैसे काम करती है। लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विद। अब हम चलो दोबारा से फिर वही जो स्टोरी हमने स्टार्टिंग में की थी, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम यानी कि ऑफिस का जो ऑर्डर चला था वहाँ से स्टार्टिंग में, तो उस पे जाते लास्ट टाइम, फाइनल टाइम हम वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। दिस टाइम लेट अस नोट रिकॉल द स्टोरी। इस बार हम वो स्टोरी याद नहीं कर दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी यानी कि इस बार हम स्टोरी को याद नहीं करते हैं, बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। बस हम इमेजिन करेंगे कि स्टोरी दूसरे तरीके से कैसे अलग यानी कि भिन्न हो सकती थी। रिमेंबर द स्टोरी केम टू ए सेटिस्फैक्ट्री एंड बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट गेव ए वर्डिक्ट दैट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। देखो, हमें याद है, इस बात को याद रखना कि जो स्टोरी कम अप हुई यानी कि एंड हुई है सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक हुई है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको सभी ने एक्सेप्ट किया, हर किसी ने। ठीक है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब आपके सामने कुछ कंडीशन रखी है या सिचुएशन रखी है, क्या हो जाता। ठीक है। फर्स्ट है, इफ देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। यदि आप सपोज करके देखो कि देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जैसी व्यवस्था ही या संस्था ही ना होती तो क्या होता। अब जैसे ये एग्जीक्यूटिव के बीच में और जो लेजिस्लेटिव के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था उसको सुलझाया किसने, जुडिशरी ने। अगर ये नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होता, तो फिर क्या होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो लास्ट वर्डिक्ट दिया ना, तभी तो इश्यू सॉल्व हुआ ना। सेकंड, इवन इफ देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। इवन इफ देयर वाज सुप्रीम कोर्ट, यदि मान लो सुप्रीम कोर्ट था भी तो, इफ इट हैड नो पावर, और इसके पास ताकत नहीं होती, शक्तियाँ नहीं होती, टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्यों को जज करने की यानी कि जांच करने की, निरीक्षण करने की, अगर उसके पास ताकत ही नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के पास, तो फिर क्या होता, उस ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम का। ठीक है। थर्ड, इवन इफ इट हैड द पावर, यदि इसके पास ताकत है भी या शक्ति है भी तो, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट, यदि दोनों पक्ष लेजिस्लेटिव भी और एग्जीक्यूटिव भी, अगर दोनों ही और सिटीजन भी मान लो उसको नहीं मानते, उनको विश्वास ही नहीं होता कि कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो फेयर है यानी कि सच्चा है या नहीं है। ठीक है। लास्ट क्या है इसमें, इवन इफ इट गेव ए फेयर जजमेंट, यदि यह कोई फेयर जजमेंट दे भी देता है, इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, यदि वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो सपोज करो कि वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी एक्सेप्ट ना करें, तो क्या होता। ये तो बात यहाँ पे सॉर्ट आउट कैसे हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करने के बाद वर्डिक्ट दिया कि भाई जो ये रिजर्वेशन दे रखा ना, जिसके अकॉर्डिंग ये ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम आया था, ये सही है ना। 27% का वो था ना SC ST का, OBC के लिए जो कौन सी वो नहीं वो किया था उन्होंने, इकोनॉमिकली वीकर और एजुकेशनली वीकर लोगों को आरक्षण देने का, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो, ये सिचुएशन आपके सामने इमेजिनरी रखी है, रियल में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। एक्टिविटी आपके सामने, फॉलो द न्यूज अबाउट एनी मेजर कोर्ट केस इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप है ना न्यूज़ चैनल पे या जो कोई भी न्यूज़पेपर है वो पढ़ते होगे ना आप, न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर वगैरह, तो वहाँ पे कोई भी है ना ऐसा कोर्ट का केस जो मेन मुद्दे पे चल रहा हो, कोई भी, या आरक्षण पे हो या बिल पे हो, किसी भी, जैसे किसान बिल पे किसी पे भी हो या RTI पे हो, तो उसके रिगार्डिंग है ना कोई फेमस सा केस है, उसको पढ़ना आप। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा हो, जैसे अभी राम मंदिर का चल रहा था। ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल वर्डिक्ट, और फिर आपने ये देखना कि ओरिजिनल वर्डिक्ट क्या आया,
ठीक है, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, वर्डिक्ट मीन्स होता है कोर्ट का फैसला। डिड द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट चेंज इट, क्या हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट को चेंज किया। व्हाट वाज द रीजन, और उसके पीछे तर्क क्या था, यानी कि कारण क्या था। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटीज़ में आपको क्या होगा, जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी के रोल के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, इसको अच्छे से करना आप। ठीक है, दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, और इसीलिए किसी भी लोकतंत्र के लिए न्याय व्यवस्था आज़ाद और शक्तिशाली होनी चाहिए। ठीक है, आज़ाद भी होनी चाहिए और शक्तिशाली, यानी कि कोर्ट के पास पावर भी होनी चाहिए, बगैर पावर के तो कोर्ट क्या करेगा, है ना, उसके पास पावर भी होनी चाहिए। ऑल दी कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। अब हमारे देश में जितने भी कोर्ट हैं और उन सबको एक कर दिया जाए, उन सभी कोर्टों के एक रूप को हम क्या बोलते हैं, जुडिशरी, यानी कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका। ठीक है, द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फॉर द इंटायर नेशन, और जो जुडिशरी होती है वो क्या होती है, वो बनी हुई होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, राज्यों के अंदर जो राज्यों के कोर्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट होते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के मामले आते हैं, डिस्प्यूट आते हैं, वो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एंड उसके बाद है द कोर्ट एट लोकल लेवल, और तीसरा होता है लोकल लेवल का, यानी कि स्थानीय स्तर का कोर्ट होता है, जिसे सेशन कोर्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, भारत के अंदर क्या है, जैसे हमारी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वैसे तो हरियाणा सरकार भी है, लेकिन माननी किसको पड़ती है, हरियाणा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट है ना, एक रूप। ऐसे ही हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि लास्ट का जो वर्डिक्ट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को आप चैलेंज कर सकते सुप्रीम कोर्ट जाके। आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो आपको कोई भी क्राइम एक्यूज किया जाता है और आपको वहाँ पे वर्डिक्ट दे दे कि भाई आपने अपराध किया है, तो आप उस केस को हाई कोर्ट में ले जा सकते हो। हाई कोर्ट में भी अगर हार जाते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जा सकते हो उसको। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया ना कि भाई ये जो डिसीजन है ये ठीक है, तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते, फाइनल डिसीजन होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो कैसा है, इंटीग्रेटेड है, यानी कि सभी कोर्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो इसका मतलब तो यह निकला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशरी को क्या कर रहा है, पूरे भारत की जुडिशरी को, यानी कि न्याय व्यवस्था को कंट्रोल वही कर रहा है। पूरे न्याय व्यवस्था का एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, और उसके डिसीजन है ना देश के अंदर जितने भी अन्य वो है कोर्ट है उन सबको बाध्य होते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया ना, मान लो किसी भी केस पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही बाकी कोर्टों को वो मान लो उससे रिलेटेड कोई और भी केस आ गया तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्डिक्ट देना पड़ेगा उनको, यानी कि बाध्य हो जाएंगे वो। ठीक है, कई बार कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट मान लो कि कोई केस आ गया ऐसा, तो उस केस के रिगार्डिंग वो फैसला सुनाता है। अब उस फैसले के अकॉर्डिंग ही फिर बाकी कोर्टों को काम करना पड़ता है। ठीक है, इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, और यह किसी भी प्रकार का जो डिस्प्यूट है यानी कि विवाद है उसको ले सकता है, जैसे बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कई बार क्या होता है, नागरिकों के बीच में ही डिस्प्यूट हो जाता है ना, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हो गया, तो वो कहता है कि भाई कोर्ट में चल, कोर्ट में घसीट लेता है उसको, है ना। तो ऐसा कोई मामला आता है वो होता है सिटीजन टू सिटीजन डिस्प्यूट, यानी कि नागरिकों के बीच में जो झगड़ा है। सेकंड, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं ना वो सरकार की कार्यशैली पे या कार्य प्रणाली से सही नहीं होते, या सरकार की किसी भी इंस्टीट्यूशन से कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो भी केस कहाँ चला जाता है, कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसी भी कोर्ट में जा सकता है, तो कोर्ट वहाँ पे फैसला सुनाता है, और जो कोर्ट का फैसला होता है ना वही मान्य है यहाँ पे। थर्ड, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट। कई बार ऐसा होता है दो या दो से अधिक गवर्नमेंट का आपस में विवाद हो,
जैसे हरियाणा पंजाब का है SYL यमुना लिंक नहर का, है ना, सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर विवाद है, ठीक है ना, तो उसका केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है ना। बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट का, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का और यूनियन लेवल की गवर्नमेंट का भी केस होता है, ठीक है ना। अब जैसे पंजाब सरकार कह रही है कि जो बिल पास किया है पार्लियामेंट ने, कृषि बिल, हम उसको स्वीकार नहीं करते। अभी भी आपने सुना होगा, कल परसों न्यूज़ में भी आया था कि उन्होंने भी एक बिल पास कर दिया वहाँ से, कृषि बिल, उसके विरोध में कि भाई हम इस बिल को नहीं एक्सेप्ट करते जो केंद्र सरकार ने लागू किया है पूरे देश के अंदर, है ना। तो ऐसा विवाद हो जाए, मान लो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का और यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि केंद्र सरकार का आपस में झगड़ा था, तो उसमें फिर इंटरफेयर किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने तो किया था ना, जुडिशरी ने तो आके बताया कि भाई तुम्हारे ये काम है और तुम्हारे ये काम है ना। जो LG था दिल्ली का और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के CM है, तो उनके बीच में हुआ था ना, केस चला था, वो विवाद हुआ था, तो वो भी कहाँ सुलझा जाके जुडिशरी में। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेज, और यह है ना सिविल और क्रिमिनल केसेस के जितने भी मुद्दे होते हैं उन सब के बारे में यही यहाँ पे अपील की जा सकती है। मान लो आपने कोई क्राइम किया है, तो क्राइम के रिगार्डिंग वो तो हो गया क्रिमिनल केस। मान लो आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कानूनी पेज की कोई प्रॉब्लम ऐसी, तो वो सिविल का केस हो जाता है ना। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स, और ये सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर हाई कोर्ट में मान लो आप हार गए किसी केस को लेके, तो आप उस डिसीजन को लेके, उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। मान लो आप यहाँ हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उसको लेके कि मुझे तो यहाँ पे फेयर नहीं लगा ये हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यही है कि यह न तो लेजिस्लेटिव यानी कि सरकार जो मंत्री होते हैं, और न ही एग्जीक्यूटिव यानी कि अफसर, है ना, मिनिस्टर वगैरह जो भी होते हैं, उसमें किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता कोर्ट, समझे ना। इसीलिए वो होता है बिलीफ होता है, फेथ होता है लोगों का कोर्ट के ऊपर। द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन द पावर, और जज कोई भी हो सुप्रीम कोर्ट में, वो कभी भी सरकार के निर्देश के अनुसार या सरकार के प्रभाव में आके कोई फैसला नहीं सुनाता। That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and executive, और यही वजह है कि आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में हर कंट्री में जुडिशरी को यानी कि कोर्ट को सरकार से, संसद से, सबसे क्या कर रखा है, अलग कर रखा है, इंडिपेंडेंट कर रखा है। इंडिया हैज अचीव्ड दिस, और भारत में भी यही है। The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of Prime Minister and in the consultation with the Chief Justice of the Supreme Court। अब देखो ये जो जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और एडवाइस किसकी लेता है? प्राइम मिनिस्टर की। और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ केवल प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं लेता, और देखो किस किस की लेता है, एंड द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ना उनकी भी एडवाइस लेता है, तब जाके किसी को अपॉइंट करते हैं जज को। ऐसे नहीं कि भाई मान लो प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि इसको जज बना दो सर, अब प्रधानमंत्री तो अपने हितैषी को ही बनाएगा ना, ऐसे नहीं बना सकता। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना जो सीटिंग में, उसकी भी सलाह ली जाती है, ठीक है ना। और अपने यहाँ तो वैसे सिस्टम है, एक कोलोजियम है, यानी कि जो हमारे जो वेटरन जजेज है ना, जो बड़े बड़े जजेज हैं एक्सपीरियंस होल्डर, तो उनका 8-10 का एक पैनल बना हुआ है, ठीक है, 8-10 जजेज का। तो वो रिकमेंडेशन करते कि भाई ये 3 जजेज हैं, इनको आपने सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना है। वो लिस्ट जाती है प्रधानमंत्री के पास, और फिर प्रधानमंत्री उस लिस्ट को उनके पास लेके जाता है। तो सीधे से यहाँ पे क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही है ऑलमोस्ट, है ना, अपने यहाँ पे। इन प्रैक्टिस
इट नाउ मीन्स दैट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस। देखो इस प्रैक्टिस में यही दिखता है कि जो सीनियर जज होते हैं वो क्या कर रहे हैं, नए जजेस को क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। नए जजेस है ना, आने वाले जजेस हैं, उनको सिलेक्ट कौन कर रहे हैं, जो वेटरन जज है, पुराने जज है ना। दिस इज वेरी लिटल स्कोप, देयर इज वेरी लिटल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का यानी कि सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ही कम रह जाता है ना, क्योंकि जुडिशरी वाले बंदे ही कर रहे ना, वो सरकार से क्यों प्रभावित होंगे, वो तो आज़ाद है, हाँ इंडिपेंडेंट है। द सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। और जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वही अपॉइंट करता है एक्चुअल में, तो है ना। वैसे स्वीकृति वहाँ से ली जाती लास्ट में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट से, लेकिन करता कौन है, सीनियर मोस्ट जज। Once a person is appointed as a judge of the Supreme Court or the High Court, is nearly impossible to remove him or her from the position। अगर किसी को अपॉइंट कर भी दिया जाता है जज, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता इजीली उसको हटा नहीं सकते। इट इज़ एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और इतना मुश्किल है जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को उतारना उसके पोस्ट से, उसके पद से। A judge can be removed only by the impeachment motion passed separately by the 2/3 members of the two houses of the parliament। और यदि मान लो एक चीफ जस्टिस को हटाना हो या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो या प्रेसिडेंट को हटाना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक इम्पीचमेंट मोशन होता है, यानी कि महाभियोग का एक वो होता है मोशन, बिल पास करना पड़ेगा 2/3 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के, दोनों सदनों में, ठीक है ना। उनके खिलाफ कोई ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इस व्यक्ति ने या इस जज ने ऐसा कोई घृणित क्रिमिनल का वो किया, उन्होंने काम किया, कोई क्राइम किया है। तो महाभियोग जैसे होता है ना, आरोप वगैरह लगाना, महाभियोग का मतलब सीधा से क्या है, आरोप लगाना। इम्पीचमेंट का मीन यही है, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा और दोनों सदन मिलके फिर उस बिल को पास करेंगे, दोनों मेंबर, तब जाके होगा। तो ऐसे तो इम्पॉसिबल ही है उनको हटाना, है ना। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और भारत में तो ये अब तक नहीं हुआ ना, तो किसी जज को हटाया गया अब तक पार्लियामेंट के, ना ही प्रेसिडेंट को। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। और भारत की जो जुडिशरी है ना, वो बहुत ही पावरफुल जुडिशरी है, ऐसी बात है ना। The Supreme Court and the High Court have the power to interpret the Constitution of the India of the country। और सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास क्या है, पावर है वो इंटरप्रेट करने का। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, व्याख्या करने का कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई कानून, अभी कोई ऐसा केस आ जाए और फिर वहाँ एविडेंस जब हियरिंग होती है तो वहाँ पे जज देखता है कि भाई ये जो कानून है ना हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ये थोड़ा गलत है, तो उसको बदल भी सकते हैं, वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, नया कानून बनाने की कह सकते हैं वो कि भाई इससे रिलेटेड कोई नया कानून बनाओ, है ना। तो ये भी ताकत होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर at the union level or the state level if they find such a law or action is against the constitution। और वो किसी भी सरकार के द्वारा पास किया गया बिल या पास किया गया कानून, मान लो कोई कानून ऐसा पास कर रखा केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने अपने हित के लिए, और वहाँ कोर्ट में आ गया वो केस और जजेस को लगा, वहाँ कोर्ट को लगा कि भाई ये तो गलत है, तो वो उस बिल को, उस कानून को ना वो इनवैलिड कर सकते हैं कि भाई ये कानून गलत है और इसको बदलो, समझ रहे ना। तो यहाँ पे पावरफुल कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई, ये जुडिशरी हो गई ना। दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। तो इस प्रकार वो देश की लेजिस्लेटर यानी कि विधायिका और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, तो उनकी वैलिडिटी को भी वो प्रूव कर सकते हैं कि सरकार ने अच्छे से काम किया या नहीं किया, ठीक है ना। जज के पास काफ़ी पावर होती है। दिस इज़ नोन एज ए जुडिशियल रिव्यू, और उसको बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। मान लो सरकार का कोई बिल पास हुआ, मान लो अब यही बिल है,
अब इस बिल को लेके वहाँ चले जाएं हम सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो जाए कि जो ये बिल है ना ये गलत है, ठीक है, तो फिर वो उसको इनवैलिड कर देगा, बोल देगा भाई ये कानून जो तुमने पास किया ठीक नहीं है। हाँ, तो कानूनी आपने सुना होगा ना, वो अमरिंदर सिंह ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला न्यूज़ में भी कि भाई हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसके खिलाफ, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल्ड दैट कोर और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंश्योर कर रखा है कि भाई जो बेसिक प्रिंसिपल है, यानी कि जो संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार वगैरह है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उनको नहीं बदल सकते। तो ये भी मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बदल दे, कुछ केस को बदल सकते, ऐसा नहीं कि जो फंडामेंटल है जो हमारे देश के, जैसे इक्वालिटी का, फ्रीडम का, जो ये राइट्स दिए रखे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको भी नहीं चेंज कर सकता वो, कानून को बदल सकता वो, ठीक है। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल। और इस प्रकार जो पावर दी गई है ना सरकार इसको, सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को, तो वो क्या है, वही सुरक्षा करते नागरिकों के अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की। We shall see in the next chapter that the citizen have a right to approach the court to seek remedy in the cases of violation of their rights। और हम यहाँ भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी कि अगर किसी नागरिक के साथ उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कोई भी आपके साथ, या सरकार हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, आपके साथ आपके कानून का वायलेशन कर रहे हैं, यानी कि कानून तोड़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, और फिर वो उसकी रेमेडी करेगा, उपचारात्मक डिसीजन देगा। कोई भी कर रहा है ना आपके खिलाफ, मान लो कोई भी है, चाहे सरकार भी, और आप कोर्ट में चले गए कि इन्होंने ऐसे ऐसे मेरे अधिकारों का हनन किया है, और वो आपने प्रूव कर दिया, तो फिर सीधी सी बात है, मानना पड़ेगा, है ना। In recent years, the court has given several judgment and directives of the protect public interest and human rights। तो आजकल के दिनों में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं और ऐसे डायरेक्टिव यानी कि निर्देश दिए हैं कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स को, यानी कि पब्लिक के हित के लिए और मानव के अधिकारों के लिए बहुत सारे ऐसे डायरेक्शन भी दिए सरकारों को भी, ठीक है। Anyone can approach the court in the public interest is hurt by the action of government। Anyone can approach the public interest, यानी कि राष्ट्र हित के लिए कोई भी वहाँ पे केस कर सकता है। अभी जैसे CAA का वो चल रहा था ना, प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ दिल्ली में, है ना, और वहाँ पे वो एक जगह पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या नाम था उसका, शाहीन बाग। शाहीन बाग एक्चुअली बाग नहीं है, वो शाहीन बाग नाम की वहाँ पे जगह है, और उससे वहाँ से कोई रोड जाता है दिल्ली का, ठीक है। तो जो प्रोटेस्टर थे ना, वो प्रोटेस्टर ने क्या कर दिया था, उसको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि भाई ऐसा क्यों कर रखा, सरकार के ऊपर भी हो गया और उनके ऊपर भी हो गया, ठीक है। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट पता क्या दिया उनको कि भाई है ना, देखो नागरिकों का अधिकार है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। सरकार ये कह रही थी कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का हर किसी को अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से। दूसरा फिर उनके लिए क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कि भाई आपको अधिकार तो है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आप कहीं एक जगह पे बैठ के कर सकते, ऐसे नहीं है कि भाई आप रास्ते को ही ब्लॉक करोगे, आपके रास्ते से ब्लॉक करने से आपको तो प्रोटेस्ट मिला हुआ है, सीधी सी बात है, प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट्स है। अब बाकी और व्यक्ति भी तो उससे प्रभावित हो गए ना, जो वहाँ से आते जाते हैं, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है वहाँ से, ठीक है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप एक तरफ बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम, सरकार की अगर नीतियाँ गलत है ना हम कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे ब्लॉकेज वगैरह करना ना, ये ठीक नहीं है। कोर्ट का भी रिसेंट का आया था ये फैसला, मैंने स्टडी किया था, ये CAA के अगेंस्ट में आया था ना, और कुछ कह रहे थे ना कि भाई CAA का क्यों कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई सबको अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, है ना, तो ऐसा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट।
और जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी अपील डालता है उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL सुना होगा ना, उसकी फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि याचिका किसके हित में, जनहित याचिका बोलते हैं, यानी कि लोगों के हित की जो याचिका है उसे बोलते हैं हम PIL। द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस। और कोर्ट क्या कर सकता है, वो इंटरवेन कर सकता है, यानी कि दखल दे सकता है कि भाई गवर्नमेंट अपने डिसीजन का या अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ठीक है। दे चेक इन मैल प्रैक्टिसेस ऑन दी पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। और वो है ना गलत मैल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, जो गलत काम कर रहे, गलत तरीके से काम कर रहा है, कोई भी सरकारी ऑफिसर कोई भी कर रहा है ना, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो और कोर्ट उसको रोक सकता है कि भाई ये मैल प्रैक्टिसेस क्यों कर रहा है, तो करप्शन क्यों बढ़ा रहा है। ये करप्शन से रिलेटेड ही तो केस बहुत ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे। ठीक है। दैट इज़ वाई द जुडिशरी इंजॉय हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। और यही वजह है कि जुडिशरी के ऊपर लोगों का हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, आज भी है ना विश्वास। चाहे लोगों को ये लगता हो कि मैं तो बिल्कुल हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी कोर्ट पे उनको विश्वास होता है, फिर भी जाते हैं। ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ श्री जस्टिस JR खेयर एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द श्री रामनाथ कोविंद। ये स्वेरिंग कर रहा है इसमें। ठीक है। ये 2017 की है वो। गिव वन रीजन टू आर्ग्यू दैट इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ। इनके पीछे आपने एक रीज़न बताना है कि हमारी जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, यानी कि जजों की नियुक्तियां, रिमूवल ऑफ जजेज को हटाना, एंड पावर्स ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी की पावर, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट क्यों है, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है और लिखना भी है, अपने तरीके से लिखना है। ठीक है। तो लेसन हमारे ये कंप्लीट हो गए आज। ठीक है। फिर नेक्स्ट लेसन करेंगे आज तो